हेलो एवरीवन, नमस्कार, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। तो आज हम जो टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं वो राजस्थानी कला एवं साहित्य का है। आर्ट एंड कल्चर की पहली क्लास है और आज से हम कला एवं साहित्य में राजस्थानी कला एवं साहित्य के संदर्भ में राजस्थानी चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे यहाँ चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। और उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि हमारे यहाँ पर चित्रकला कहाँ से आई है। क्या ये मूलतः राजस्थान से प्रादुर्भाव हुआ है चित्रकला का, या कहीं और किसी अन्य क्षेत्र से आई है? ठीक है, तो आप ठीक है देखिए। तो सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं। तो ऐतिहासिक संदर्भ लगभग पूरे भारतवर्ष में समान रूप से रहा है। कैसे, आप जानना चाहेंगे? जहां भी मानव रहा है, जहां भी मनुष्य सभ्यता ने जन्म लिया है, तो आप सबको पता है जब आदि मानव हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, जब हमारे पूर्वज नदियों के किनारे रहा करते थे, और सबको पता है नदियों के किनारे क्यों रहते थे। जितनी भी विश्व की सभ्यताएं हैं, जहां मानवीय सभ्यताओं ने जन्म लिया है, वहां नदी हुआ करती थी। कारण हमको पता है कि नदी के पास पानी है तो जंगल है तो पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं तो उनके लिए मांस भी मिल जाता है और अन्य संसाधन भी मिल जाते हैं। पेड़ पौधों से फल फूल सब मिल जाते हैं, लकड़ियां मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, संसाधन उपलब्ध रहते हैं, ये कह सकते हैं। क्योंकि मानव इतना आधुनिक नहीं था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो कारण हमको पता है। तो वो रहने के लिए कुछ पर्टिकुलर एक निश्चित निवास, परमानेंट कोई आवास नहीं होता था मानव का। तो वो गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था, जिससे उसे किसी जंगली जानवर से उसकी सुरक्षा बनी रहे। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो गुफाओं में जब मानव रहता था, ना कोई भाषा थी इतनी, कोई जो इतना कोई संचार नहीं था भाषा का, ना कोई इतनी आधुनिक या डेवलप्ड भाषा थी, ना कोई संकेत थे, तो वो ऐसे ही इशारों में काम चलाते थे, या अन्य कोई उन्होंने कोई आवाज निकालते थे जिससे वो एक दूसरे से संवाद कर पाते थे। और आज की तरह मनोरंजन के साधन भी नहीं थे, शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक का काम करते थे हमारे पूर्वज। तो गुफाओं में रहते थे। तो गुफाओं में रहते थे तो आपको क्या लगता है कि दिन भर वो सोते ही थोड़ी रहेंगे, या दिन भर कोई खाना ही नहीं खाएंगे, या दिन भर ही कोई भ्रमण नहीं करेंगे? कभी तो वो एक जगह बैठेंगे, तब उनके मन में भी विचार आते होंगे, क्योंकि विचार तो अंदर है ना। विचार तो अमूर्त हैं, जो फील किए जा सकते हैं। विचार कोई टच नहीं किए जा सकते, विचार कोई देखे नहीं जा सकते। विचार तो फील करता है बंदा आगे, और वो भाषा जब तक उसके पास नहीं है तो वो संप्रेषण भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उसने क्या किया? गुफा है, कोई कोयला उठाया, कोई चौक उठाई, खड़िया उठाया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या कोई ऐसा पत्थर उठाया जो चल सके या कोई निशान छोड़ सके, उससे उसने पेंटिंग उकेरना शुरू कर दिया मानव ने। क्योंकि मन में भाव तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब उसने जन्म लिया, जब मानवीय सभ्यता विकसित हो रही है, नई नई चीजें उन्हें दिख रही हैं, नए नए पशु पक्षी दिख रहे हैं, नई नई कोई और चीजें दिख रही हैं, तो मन में उत्सुकता आनी आनी है। जिज्ञासु होता है व्यक्ति है जो, और जिज्ञासु यदि मनुष्य नहीं होता हमारा पूर्वज, तो आज हम जिस आधुनिक अवस्था में आज हैं शायद नहीं होते। आप सबको पता है आवश्यकता आविष्कार की जननी, इसी से बाद में पहिए का आविष्कार हुआ, उत्सुकता के क्रम में, जिज्ञासा के क्रम में, उसी के क्रम में आग का आविष्कार हुआ, जिससे आज हम देख लीजिए कितने डेवलप्ड हैं। आज तो मॉडर्न एकदम मनुष्य है। ठीक है भाई, होमो सैपियंस सैपियंस कहलाता है। तब वो गुफाओं में पेंटिंग करता था, जो भी मन में आते होंगे विचार। कैसे भाई विचार कहां से आएंगे? चीजों को देख कर आएंगे। जैसे कोई जानवर देखा, उसका चित्र बना दिया, कोई पशु पक्षी देखे, वो चित्र बना दिए, कोई आपस के लोग हैं, एक दूसरे के चित्र बना दिए, जैसा भी उनसे बन पाए। चित्र तो कोई भी बना सकता है, चित्रकार कोई भी हो सकता है। हाँ, रिनाउंड होना, फेमस होना वो अलग बात है। कला को एक उत्कृष्ट लेवल पे ले जाने वाले बहुत कम व्यक्ति होंगे, पर चित्र तो कोई भी बना सकता है। हो सकता है वो गलत बन जाए, हो सकता है वो आड़ा टेढ़ा हो, पर बना सकते हैं चित्र। तो हमारे देखो एक गुफा का चित्र यहाँ है, बहुत पुराना चित्र है, हजारों साल पहले का चित्र है। ये देखो आप, एक गुफा चित्र है। देखो आप, यहाँ पे एक व्यक्ति है, हाथ में कुछ ले रखा है उसने, और यहाँ पे कुछ जानवर हैं छोटे छोटे, देखो आप है जो, उन पे वो जो डांट रहा है उनको, मतलब उनको हाँक रहा है, या जो भी कर सकता है, शिकार करने जा रहा होगा। तो ये चित्र मिला है गुफा का। ये कोई एक एडवांस डायग्राम या चित्र नहीं कहा जा सकता, पर है चित्र है।
ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे मानव ने जब विचारों को, अमूर्त विचारों को अपने मूर्त रूप में प्रकट करने की सोची तो उसे कोई माध्यम नहीं मिला, ना वो लिखना जानता ना पढ़ना जानता, तो उसने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, पेंटिंग करना शुरू कर दिया गुफाओं में। तो मानव की सबसे पहली गुफाओं, सबसे पहले जो चित्र मिलते हैं वो शैल चित्र मिले, कि शैल, शैल जानते, चट्टान को बोलते, चट्टानों पे उकेर दिया उसने कोई आकृति, डिजाइन जैसी भी उससे बनी, एग्जैक्ट नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी, पर थी, ठीक है भाई। और गुफाओं में बना दी, बहुत सारे चित्र मिले, फेमस आपको पता है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, क्या है, भीमबेटका की गुफा मिली है, वहां पर चित्र मिले हैं, तो बहुत जगह है, राइट। तो आरंभ में चित्रकला का आरंभ प्राचीन काल से ही है, चाहे एक व्यवस्थित तरीके से नहीं है, एक वैज्ञानिक तरीके से नहीं है, परंतु आदिकाल से ही मानव की सभ्यता ने जब से जन्म लिया है, क्योंकि अमूर्त विचार तो हमेशा रहेंगे, उनको विचारों को मूर्त रूप देने के लिए कि दिख सकें लोगों को। और आज जो हमारे बहुत बड़ी बड़ी खोजें होती हैं, बताओ, पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं हमको, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेज मिलते हैं, उनमें पता लगता है कि यार ये चित्र मिला है, ये पेंटिंग मिली है, या ये कुछ भी मिलते हैं अवशेष, उनसे तो आइडिया लगता है कि हमारे पूर्वज ऐसे रहते थे। तो उसका एक माध्यम है विचारों को प्रकट करने का। तो आदिकाल से ही, प्राचीन काल से ही चित्रकला का अवशेष मिलता है, भारत में भी, राजस्थान में भी। एंड मानव का सांस्कृतिक विकास का एक क्रम माना जा सकता है चित्रकला, कि मानव कल्चरली डेवलप हो रहा था, जब वो सेटल हो रहा होगा एक जगह, जब उसका पेट भर गया, अब भाई भोजन मिल रहा, बढ़िया बढ़िया टाइम पे सब चीजें मिल रही हैं, तो क्यों ना अब कुछ नया किया जाए। और इसी उत्सुकता में आज हम आधुनिक बने, आप सबको पता है। मानव ने गुफा में चित्रकला के द्वारा अमूर्त विचारों को मूर्त रूप दिया। देखिए, ह्यूमन गेव कंक्रीट फॉर्म टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थ्रू पेंटिंग्स इन केव्स। कई लोग होते हैं वो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं, बहुत ही, मतलब कहेंगे समझ में भी नहीं आते हम लोगों को, तो हम जो सामान्य लोग जैसे, मतलब हमें जो पेंटिंग का ज्ञान नहीं है, ऐसे ऐसे डीप चित्र हैं जिनका अर्थ ही कोई कुछ और ही निकालता है, इतने गहरे गहरे चित्र होते हैं। तो भावनाओं को बहुत अच्छा तरीका है व्यक्त करने का ये कलाएं। तो सांस्कृतिक कला के विकास के क्रम में पेंटिंग आई। इंट्रोडक्शन इतना चाहिए नहीं हमें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ। थोड़ा सा भूमिका है, देख लीजिए यहाँ पे, ये चित्र मिला है गुफा में, राजस्थान का ही पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन जनरल सा, कि भैया हमारे जो विकास हुआ मानवीय सभ्यता का, उसका एक पेंटिंग भी एक हिस्सा रहा है बाद में, ठीक है। तो राजस्थानी चित्रकला की पर्टिकुलरली बात करें तो राजस्थानी चित्रकला के अवशेष कहां से मिलते हैं, तो वो मैं एक बार लिख देता हूं अलग से, कि राजस्थानी चित्रकला के अवशेष,
ठीक है, देखिए आप, कोटा में सबसे प्राचीनतम जो अवशेष मिले हैं चित्रकला के, सबसे प्राचीनतम माना जाता है, कोटा में मिले हैं 3 जगह, दर्रा एवं मुकुंदरा की पहाड़ियां, एक गांव है आलनिया। कौन सा गांव है? आलनिया। ठीक है, 3 जगह यहां मिली है कोटा में। एक सवाई माधोपुर में मंदिर है, अमरेश्वर और नीलेश्वर महादेव जी के मंदिर, वहां पर भी मिले हैं। और भरतपुर में एक जगह है दर, यहां पर भी पुराने चित्र मिले हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, दर। ठीक है, जयपुर में बैराट की पहाड़ी है, यहां पर भी पुराने चित्र मिले हैं। ठीक है, और एक है अजमेर में पुष्कर जी, वहां भी मिले हैं। अजमेर में एक जगह है अगस्त्य मुनि की गुफा, अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ऋषि की गुफा है पुष्कर जी में, यहां भी मिले हैं। ये प्राचीनतम अवशेष माने जाते हैं चित्रकला के लिए राजस्थान में। याद हो गए हमको, कोटा में दर्रा और मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वहां हैं। पता है ना मुकुंदरा आपको, बहुत फेमस है, बताइए क्यों फेमस है? कुछ टाइगर रिजर्व भी है वहां, आपको पता है। ठीक है, एक आलनिया गांव है। ठीक है, तीसरी सवाई माधोपुर में मंदिर है, अमरेश्वर नीलेश्वर। और भरतपुर में दर नामक जगह पर शैल चित्र मिले हैं, हमको पढ़ा है हमने, जब हमने पुरातात्विक साक्ष्य पढ़े थे वहां भी पढ़ा था हमने। और कहाँ मिले हैं? अगस्त्य मुनि की एक गुफा है पुष्कर जी में, अजमेर में, वहां भी पुराने चित्र मिले हैं। और बैराट की पहाड़ियां जयपुर में भी पुराने प्राचीनतम चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं राजस्थान में। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, अब देखिए राजस्थानी चित्रकला का विकास। तो विकास से पहले हमने बीच में देखा कि प्राचीनतम अवशेष कहां से मिले हैं, याद रखना है। और रंग महल और आहड़ से भी पुराने चित्र मिले हैं, रंग महल और आहड़ से भी चित्र मिले हैं, पुराने चित्र, याद रखना है। और वृक्षावली और रेखावली का अंकन मिला है, वृक्षावली और रेखावली। वृक्षावली का मतलब क्या? अवली माने पंक्ति, तो यानी पेड़ों की पंक्तियां बनी हुई थी पहले चित्रों में, मतलब सिंपल तरीका है, पेड़ ही पेड़ बना दिए भाई। और क्या बना दी इनमें? रेखावली, मतलब लाइन ही लाइन खींच दी, मतलब नॉर्मल डिजाइन एकदम, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इनका अंकन भी मिला। इंग्लिश में कहें तो डिपिक्शन ऑफ वृक्षावली यानी फ्लोरल मोटिव्स एंड रेखावली यानी लाइन ड्रॉइंग्स, ये मिलती हैं शुरुआत में। और सोमपुरा के आर्टिस्ट फेमस है राजस्थान में, सोमपुरा के आर्टिस्ट। ये कौन से कलाकार हैं सोमपुरा के? सोमपुरा है कहां भाई? वागड़ जो क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला वो क्षेत्र है, वहां पर एक जगह है सोमपुर। तो वहां गुजरात से जो कलाकार आए थे उनको कहा जाता है भाई सोमपुरा में आकर बस गए, तो सोमपुरा के कलाकार। उनकी मूलतः स्थली, मूलतः स्थान कहां था सोमपुरा के कलाकारों का? गुजरात था, गुजरात से आए थे। उसकी भी एक कहानी है, मैं बताता हूं। देखो यहां महाराष्ट्र है, आप सबको पता है, मुझे मैप बनाना कम आता है, पर ऐसे थोड़ा सा मान लो कैसे भी बनाते हैं। ये गुजरात वाला पोर्शन है, यहां हमारा कहीं राजस्थान है, ये गुजरात मान लेते हैं, ये वाला ऐसे कहीं, ये गुजरात और ये अपना राजस्थान, उस समय राजपूताना। ठीक है, मैप एग्जैक्ट नहीं, आइडिया लगाना है। तो ये वाला एरिया क्या है? महाराष्ट्र का एरिया है। यहां पर एक जगह है महाराष्ट्र में जिसको कहते हैं क्या? औरंगाबाद। महाराष्ट्र में एक जगह है, मैं रफली बता रहा हूं, मैप मुझे कतई बनाना नहीं आता है, पेंटिंग बहुत खराब है मेरी, पेंटिंग पढ़ा रहा हूं पर आपको, सोचो आप। तो औरंगाबाद एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर फेमस गुफाएं हैं, आप सबको पता है, अजंता की गुफाएं बहुत सारी, अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है, पर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली अजंता की गुफाओं की। अजंता की गुफा
ठीक है भाई। तो अजंता की गुफाओं में बौद्ध चित्र बहुत ज्यादा हैं, यानी बौद्ध चित्रों के लिए फेमस है अजंता की गुफाएं। बौद्ध धर्म के चित्र हैं यहां पर, तो बौद्ध चित्रकला है यहां पर अजंता की गुफाओं में, और भी हैं पर फेमस मेनली है बौद्ध चित्रकला के लिए। तो यहां के जो कलाकार थे वो, देखो यहां पर मैप याद रखना है, ये महाराष्ट्र है, यहां औरंगाबाद एक जगह है, और यहां पर गुफाएं अजंता की, उनमें बौद्ध चित्र हैं बहुत सारे। तो बौद्ध चित्रकार यहां रहते थे इस एरिया में, अजंता की गुफा के पास, यो मान लो उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए बौद्धों के। ठीक है भाई, बुद्ध धर्म से संबंधित। तब होता क्या है, 12वीं से कुछ दिन पहले, मतलब 10वीं या 11वीं सदी के आसपास यहां पे आक्रमण होता है इस जगह पे, महाराष्ट्र में आक्रमण होता है किसका, अरबों का। अरब आक्रमणकारी आक्रमण कर देते हैं, अरबों का आक्रमण होता है यहां पर अजंता वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहां पर अरब सागर है। यदि हमने मैप देखा हो भारत का, हमारा ये पश्चिमी तट है, महाराष्ट्र और गुजरात के जस्ट बगल में क्या है, अरब सागर है। तो अरब सागर को क्रॉस करते हुए जाएंगे तो अरब देश आ जाएंगे सारे, सऊदी अरब है, यूएई है, बहुत सारे देश हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब अरब आक्रमण कर देते हैं अजंता वाले क्षेत्र में, तब यहां के जो कलाकार हैं उन्हें क्यों लड़ना किसी से, वो शांति प्रिय लोग हैं, तो वो छोड़कर चले जाते हैं यहां से अजंता वाले क्षेत्र को, औरंगाबाद वाले क्षेत्र को। और ऊपर कौन सा स्टेट है, जस्ट गुजरात क्षेत्र था, ऊपर महाराष्ट्र के जस्ट गुजरात है, मैप देखा है, तो गुजरात में जाकर बस जाते हैं। और गुजरात में उस समय जैन धर्म का बोलबाला था, जैन धर्म का प्रचार था, जैसा देश वैसा बेस। तो हमारे ये जो कलाकार हैं बौद्ध धर्म के, कहानी सुना रहा हूं कोई समझाने के लिए, वरना कोई जरूरत नहीं है, याद रखना है। डायरेक्ट डायरेक्ट हम राजस्थान में आने वाले हैं। तो हमारे जो कलाकार होते हैं ये बौद्ध धर्म के, जो अजंता से आए हैं, ये गुजरात में बस जाते हैं, यहां जैन धर्म का बोलबाला होता है, तो वो कलाकार हैं, वो अपने आप को ढाल सकते हैं, वो जैन धर्म के चित्र बनाने लग जाते हैं, तो जैन कला को सीख लेते हैं वो यहां पर। ठीक है भाई, उसको गुजरात शैली भी कहते हैं, या गुजरात शैली को जैन शैली भी कहा गया है कई जगह। ये बातें कब की चल रही है, 10वीं 11वीं 12वीं सदी के आसपास, 10 से 12वीं सदी के आसपास की बात है। तो जैन धर्म से, जैन धर्म के चित्र बनाते हैं। अब ये कलाकार, भाई जगह हर कोई बदलता है, अपनी किसी कारणवश बदलता है, अपने विकास के क्रम में बदलता है, तो यहां से कुछ कलाकार गुजरात से मेवाड़ चले जाते हैं, क्योंकि उस समय ऊपर जस्ट मेवाड़ था गुजरात के, मैप देख लेना आप। ठीक है, पहले ये पूरा एरिया राजपूताना कहलाता था, राजस्थान नाम से नहीं था, और स्वतंत्र देश हुआ करते थे राजाओं के, आज की तरह राजस्थान राज्य नहीं था, पहले प्रत्येक अपने आप में देश हुआ करते थे। ठीक है, तब मेवाड़ चले जाते हैं, और मेवाड़ के जो ये अभी ऐसे सोमपुरा बताया ना, सोमपुरा के कलाकार, ये भी गुजरात से ही आए थे इसी क्रम में ऐसे। ठीक है, तब मेवाड़ शैली का जन्म होता है, तब मेवाड़ शैली निकल के आती है, परंतु स्वतंत्र मेवाड़ शैली नहीं। शुरुआत की जो शैली है चित्रकला की, उस शैली को राजस्थान में अपभ्रंश शैली कहा गया। जब ये गुजरात से राजस्थान में गए गुजरात के कलाकार, तो मेवाड़ में जाकर बस गए साहब, मेवाड़ क्षेत्र में, और यहां पर एक शैली को जन्म दिया जिसको अपभ्रंश शैली कहा गया। शुरू में कौन सी शैली थी राजस्थान में, मेवाड़ में, अपभ्रंश। अपभ्रंश क्यों कहा गया, क्योंकि इस पे गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का प्रभाव था। उस समय महाराष्ट्र नहीं था, उस समय आपको पता है महाराष्ट्र भी ऐसी देश हुआ करते, महाराष्ट्र में बहुत सारे देश होंगे राजाओं के हिसाब से, मैं तो आज समझाने के हिसाब से बता रहा हूं कि अजंता वाले क्षेत्र से गए बौद्ध धर्म की कलाएं लेकर, बौद्ध धर्म के गुण लेकर, गुजरात में जैन धर्म के गुण ले लिए उन्होंने, किन्होंने, कलाकारों ने, तो बौद्ध और जैन दोनों का मिश्रण हो गया, और यहां आ गए मेवाड़ में, और एक नई शैली का जन्म हुआ जिसका नाम था अपभ्रंश शैली, यानी बिगड़ा हुआ रूप, यानी प्रभाव है बहुत सारा, मूल कुछ भी नहीं है खुद का, मूल तो बाद में आएगा। इसीलिए मेवाड़ को, या उर्फ मेदवाड़, मेदपाट भी कहते हैं ना मेवाड़ को, इतिहास में पढ़ा है, तो मेदपाट या मेवाड़ को राजस्थान की चित्रकलाओं की जननी कहा गया है, कि पेरेंट हैं ये हमारे चित्रकला के। याद रखना, पानी पी के दोबारा शुरू करते हैं एक बार।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो आप, इसी क्रम में जो ये सोमपुरा के कलाकार हैं, कौन से? सोमपुरा के कलाकार, ये बागड़ और छप्पन क्षेत्र में बस गए, गुजरात से आए थे। और आए कैसे आपको पता चल गया कि मेवाड़ में आए, वही मेवाड़ के पास ही बागड़ का क्षेत्र है, तो कुछ कलाकार वहां चले गए, वो सोमपुरा के कलाकार कहलाते हैं। ठीक है, और उसी समय एक नाम मिलता है शिल्पी मंडन का। कुंभाजी के समय में, ध्यान करो, शिल्पी मंडन थे कुंभाजी के समय में। और एक बात, अपभ्रंश शैली हमारे यहाँ कब हुई, जन्म कब लिया राजस्थान में? 12वीं शताब्दी में। ये बातें थी, मैंने बताया ना, जब हो रहा था ये प्रादुर्भाव कि गुजरात आए, गुजरात के बाद मेवाड़ आए, 12वीं सदी के पास। 12वीं सदी में राजस्थान में एंट्री होती है मेवाड़ के थ्रू, पेंटरों की। कौन से? गुजरात से जो आए, जो जैन धर्म की कलाकार भी हैं और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी है उनके ऊपर, और अपभ्रंश शैली को जन्म देते हैं। राइट। और दूसरी बात, अब यहां जो स्वतंत्र शैली का जब डेवलपमेंट होता है, स्वतंत्र मेवाड़ शैली का जब जन्म होता है, वो होता है महाराणा कुंभा के समय। महाराणा कुंभा का स्थापत्य कला में बहुत तगड़ा नाम है। चित्रकला ले सकते हो, दुर्गों को निर्माण में ले सकते हो, या आप संगीत में ले सकते हो, या कोई साहित्य में ले सकते हो। कुंभा वॉज अ पायोनियर, महाराणा कुंभा वॉज अ पायोनियर। ठीक है, सबको पता है। तो उनके समय में ही एक शिल्पी हुए थे, मंडन शिल्पी। ये कहां से आए थे देख लो, अराइव्ड इन राजस्थान फ्रॉम गुजरात ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराणा कुंभा। इनके समय में आए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं राजस्थान की चित्रकलाओं का विभाजन। तो बात जब भी राजस्थान के इतिहास की आएगी, कर्नल टॉड को नहीं भूल सकते। कर्नल टॉड वही, कौन से? जो मेवाड़ में क्या बनकर आए थे? पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे, ऐसा मान सकते हैं। राइट। तो उन्होंने बहुत ज्यादा विशद रूप में, एक साइंटिफिक वे में प्रयास किया कि राजस्थान का इतिहास लिखा जाए। उन्होंने इसके लिए पहले राजस्थान में मैप्स बनाए। आप कभी डीप में पढ़ना, किताब पढ़ने का मौका मिले तो, उन्होंने पहले मैप्स पढ़े और उन्हें लगा कि यार मैप ही सही नहीं है राजस्थान में। तो पहले उन्होंने भूगोल का अध्ययन किया था हिस्ट्री से पढ़ने से पहले। इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ने से पहले भूगोल भी आनी चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो भूगोल का अध्ययन किया और उन्होंने मैप बनाए पहले। और जब मैप बनाने के क्रम में वो दूर दूर तक गए, खुद ने इतना ट्रेवल किया थ्रू द राजस्थान, थ्रू आउट होल राजस्थान, तो उन्होंने बहुत चीजें समझ में आई, बहुत सारे एविडेंसेज मिले। तब उन्हें समझ में आया कि यार मैं तो हिस्ट्री भी लिख सकता हूं। तब उन्होंने एक वैज्ञानिक क्रम में प्रयास किया हिस्ट्री को लिखने का। अपवाद हैं उसमें बहुत सारे, कई चीजों पे विश्वास कतई नहीं होता, पर बहुत कुछ है उसमें आज भी। ठीक है, तब क्या होता है, कर्नल टॉड साहब राजस्थान एक राजस्थान का प्रॉपर एक इतिहास लिखते हैं, वो जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान में आपने पढ़ा है। और उसी को आधार बनाकर यहां पर हमारे यहां पर एक पेंटर हुए थे, ए के स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। वो उस किताब को आधार बनाकर और भी अध्ययन करके खुद एक पेंटिंग की क्या करते हैं, एक किताब लॉन्च करते हैं, मतलब वर्गीकरण करते हैं राजस्थानी चित्रकला का, और उसका नाम देते हैं राजपूत पेंटिंग। कर्नल टॉड ने अपनी किताब में, इतिहास वाली किताब में जो उन्होंने लिखी है, उसमें राजस्थानी चित्रकला का वर्णन भी किया है, पर उन्होंने राजपूत पेंटिंग नहीं कहा उनको, उन्होंने कहा राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था कर्नल टॉड साहब ने, कर्नल टॉड, जल्दी करेंगे। ठीक है, कर्नल टॉड। और ए के स्वामी ने 1916 में एक पहला वैज्ञानिक विभाजन किया, राजपूत पेंटिंग लिखकर, राजपूत पेंटिंग 1916 में रचना करी उन्होंने, और उसको आधार उन्होंने कर्नल टॉड की बुक को भी बनाया था। पर कर्नल टॉड साहब ने कहा था राजस्थानी चित्रकला या राजस्थान पेंटिंग, इन्होंने कहा राजपूत पेंटिंग। यह अंतर है, ध्यान रखना। ए के स्वामी, आनंद कुमार स्वामी पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले राजस्थानी चित्रकला के कौन थे? वो ए के स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, इन 1916 में। और इनसे पहले कर्नल टॉड ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया पूरे राजस्थान की चित्रकला को। ए के स्वामी राजपूत पेंटिंग कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आजादी के बाद एक और विद्वान हुए
जिन्होंने राजस्थानी पेंटिंग या अन्य पेंटिंगों को जो राजस्थान में भी थी, महाराष्ट्र में भी थी या अन्य उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी थी, उन्होंने पर्टिकुलर एक नाम दिया पेंटिंगों का, हिंदू पेंटिंग। क्या नाम आया? हिंदू पेंटिंग, हिंदू चित्रकला। उसी का एक पार्ट उन्होंने राजस्थानी पेंटिंग को माना, हिंदू चित्रकला। यह किसने कहा? क्वेश्चन आते हैं कि हिंदू चित्रकला का नामकरण किसने किया? हिंदू चित्रकला। तो हिंदू चित्रकला कहा था भाई एनसी मेहता, नरसी चंद्र मेहता साहब ने। आजादी के बाद की बात है। तो 3 मत हो गए चित्रकला के लिए। राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? कर्नल टॉड साहब ने। राजपूत चित्रकला किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में। और तीसरे आजादी के बाद एनसी मेहता, इन्होंने क्या कहा भाई? हिंदू चित्रकलाएं सारी, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे कांगड़ा हो, चाहे और भी हो, चाहे कितनी भी। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारी। देख लीजिए आप है जो। अब मैं इनको हटा देता हूं। तो जल्दी से देखिए। द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ राजपूताना पेंटिंग वॉज डन बाई आनंद कुमार स्वामी इन 1916 एंड बुक का नाम राजपूत पेंटिंग 1916। उसके बाद क्या कहते हैं? कुमार स्वामी कैटेगराइज्ड वेरियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग, वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। जब हम शैलियों के नाम पढ़ते हैं कि मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, आमेर शैली, हाड़ौती शैली, जैसलमेर शैली, बहुत सारी शैलियां, बीकानेर शैली, तो ये सब शैलियां इंग्लिश में कही जाती है स्कूल, कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, जयपुर ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कंफ्यूज मत होना, स्कूल का मतलब है शैली है पर्टिकुलर। तो इन्होंने वर्गीकरण किया था आनंद कुमार स्वामी जी ने। और मेवाड़ का क्या कंट्रीब्यूशन है चित्रकला के लिए? तो मेवाड़, जिसे मेद पाट भी कहा जाता है, इज द बर्थ पैलेस ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। मेवाड़ जन्मभूमि है किसकी? चित्रकला की। और कारण आपको बहुत अच्छा बताया था, मैंने कहानी सुनाई थी अभी। अजंता से लेकर गुजरात आए, गुजरात से लेकर मेवाड़ में आए कलाकार हैं जो अपभ्रंश शैली चलाते हैं। कुंभाजी के समय में स्वतंत्र शैली विकसित होती है 15वीं सदी में, कि कुंभाजी का समय 15वीं शताब्दी है, तब जाके स्वतंत्र चित्रकला आती है राजस्थान में। और 17वीं सदी के आसपास, 17वीं सदी वाला दौर, 17वीं से 18वीं सदी वाला दौर गोल्डन टाइम कहता है, गोल्डन टाइम था चित्रकला का, राजस्थानी चित्रकला का। ठीक है, अब वो 1 बाय 1 देखते हैं हमें जो। ये पूरा समझ में आ गया आपके? जल्दी देखिए। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ राजस्थान पेंटिंग, बिगिनिंग ऑफ द 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 18वीं सदी का पूर्वार्ध। किसी भी सदी में 100 वर्ष होते हैं। उत्तरार्ध मतलब 50 के बाद का समय, 51 से 100, आगामी 100, 51 से आगामी 100 तक, ऐसे मान सकते हैं 1 से 100। और अगले पूर्वार्ध कहते हैं 1 से 50, सबको पता होना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ 17th एंड अर्लियत 18th सेंचुरी, पीक ऑफ क्रिएटिविटी, ये रचनात्मकता का सबसे उच्चतम स्तर था 17वीं और 18वीं शताब्दी का, पूरी राजस्थान चित्रकला का। कि राजस्थानी चित्रकला इस समय नए नए अपने गुण ग्रहण कर रही थी, खुद अपनी मूल जो इसके करेक्टरिस्टिक हैं, मूल जो गुण हैं, खुद की मौलिकता थी, उसकी रचना कर रही थी। यानी कुछ ऐसा ऐड कर रही थी पेंटिंग में जो खुद का था इनका। खुद का मतलब क्षेत्र की विशेषता थी, यानी किसी क्षेत्र में कोई विशेषता हो सकती है, जैसे वहां पर्टिकुलर एक कोई शैली है, पर्टिकुलर कोई ऐसा प्रभाव है, वो वहीं पाया जाता है। जैसे नाथ द्वारा शैली, पिछवाइयां हैं नाथ द्वारा शैली में, पता है मंदिर में आप देखोगे श्रीनाथ जी के मंदिर में पीछे बहुत अच्छे पर्दे लगे हैं, उन पे बहुत शानदार पेंटिंग हो रखी है। कृष्ण भगवान की हैं सारी पेंटिंग, बहुत सारी अलग अलग रूप में, गाय की है और भी हैं, ग्वालों की हैं, गोपिकाओं की हैं, माखन लीलाओं की हैं, तो वो सब पिछवाइयां हैं। वो पर्टिकुलरली लोकल प्रभाव है, इसीलिए शैली को कहते हैं स्वयं का कोई प्रभाव है, मौलिकता है, ओरिजिनलिटी है, ये कहीं से लिया नहीं है, ये गुण है जो, इसको कहते हैं गोल्डन टाइम। इसीलिए कह रहे हैं कि खुद कुछ नया ऐड कर रहे थे पेंटर है जो। ठीक है, अब ऐतिहासिक संदर्भ देखें हमें जो, कि ऐतिहासिक संदर्भ क्या मिलता है राजस्थानी चित्रकला का। तो हमारे यहां पर एक श्रृंगधर नाम के चित्रकार हुए थे। कौन से?
7वीं सदी में श्रृंगधर नाम के चित्रकार। सोचो कितनी पुरानी बात है। हम कह रहे हैं 12वीं सदी में मेवाड़ में आई चित्रकला, पर मेवाड़ में जब चित्रकला आई ना हमारे यहाँ पे गुजरात से होते हुए अपभ्रंश शैली के रूप में, उससे पहले मैंने एग्जाम्पल बता दिए प्राचीनतम। क्योंकि हमारे मानव, जो आदि मानव था, हमारा पूर्वज थे, वो भी तो चित्र बना रहे थे गुफाओं में, वो कहां जाएंगे फिर। जैसे कोटा है, कोटा में दर्रा है, मुकुंदरा है, आप बताओ आलनिया गांव है, भरतपुर में दर है, सवाई माधोपुर में भोलेश्वर है और अमरेश्वर मंदिर है। भोलेश्वर मंदिर था, वो नीलेश्वर लिखा है मैंने, भोलेश्वर भी कहते हैं, ठीक है। और बैराट की पहाड़ियां हैं, अगस्त मुनि की गुफा है, बहुत सारी मैंने अभी बताया आपको। तो वो सब कहां जाएंगे, वो भी चित्रकला है, पर ये प्रॉपर वे में नहीं थी कि गुफा चित्र मिल गए, कहीं कोई हल्का मोटी आकृति मिल गई, उनको चित्र मान लिया गया। प्रॉपर रूप से तो 12वीं सदी से आती है, जब गुजरात से कलाकार आते हैं और कुंभाजी के समय में स्वतंत्र विकास होता है चित्रकला का। अब श्रृंगधर नाम के एक चित्रकार का उल्लेख मिलता है 7वीं शताब्दी में कि भैया मरु प्रदेश मारवाड़ में एक पेंटर रहते थे जिनका नाम श्रृंगधर है। अब इनका जिक्र कहां मिलता है, राजस्थान में कहीं नहीं मिलता उस दौर में, तो राजस्थान में जिक्र नहीं मिलता। पर एक तिब्बती एक विद्वान होते हैं, इतिहासकार होते हैं तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार होते हैं तारानाथ, वो अपनी पुस्तक में इनका जिक्र करते हैं कि साहब मैं कभी गया था राजस्थान नहीं था उस समय, मरु प्रदेश में, थार प्रदेश में, तो श्रृंगधर नाम का एक चित्रकार रहता है, वहां पर रहता था, तब उल्लेख मिलता है इनका। ये ऐतिहासिक संदर्भ हो गया चित्रकला का। अब राजस्थान के चित्रित ग्रंथ कहां मिले शुरुआती दौर के, राजस्थान में चित्रित ग्रंथ मिले जैसलमेर भंडार में, फेमस है जैसलमेर भंडार। जैसलमेर दुर्ग है, उसमें एक भंडार है जैसलमेर भंडार। यहां सिर्फ जैसलमेर लिखा है, पर हमें पता होना चाहिए जैसलमेर भंडार जैसलमेर के दुर्ग में बनाया हुआ। बहुत सारे चित्र हैं वहां पर, बहुत सारे चित्र हैं इसमें, और फेमस 2 चित्र हैं जिनका नाम पढ़ने वाले हैं। 1060 ईस्वी के हैं ये। कब के हैं? 1060 ईस्वी के। और उन चित्रों का नाम क्या है भाई? बहुत फेमस चित्र हैं, याद रखना, क्वेश्चन सीधा आएगा। ओद निर्युक्ति वृत्ति, ओद निर्युक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। आपने देखा कुछ चीज समझी आपने कि ये जैन धर्म से प्रभावित है। ये इसी से पता लग रहा है कि गुजरात से ही सारे कलाकार आए थे, क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्र भी तो गुजरात से मिलता है, आप देख लो, और वहां पे जैन धर्म का बोलबाला था। वहीं से कलाकार राजस्थान में आए थे, मेवाड़ होते हुए वागड़ में बस गए, सोमपुरा में। तो चित्रों के नाम भी देख लो, शुरुआती हमारे सारे चित्र ही ऐसे ही नाम मिलेंगे, जैन धर्म से प्रभावित नाम है उनके, आप देख लो। तो देखो, दोबारा देखो इनके नाम। जैसलमेर भंडार गृह में बहुत चित्रित ग्रंथ हैं बाकायदा, बहुत फेमस, 1060 ईस्वी में बनाए गए थे। और क्या नाम है उनके? ओद निर्युक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, 2 ग्रंथ हैं चित्र। एक नागपाल नाम के एक शासक थे वहां पे, उनके समय का, शायद जितना मुझे याद आ रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं मेवाड़ चित्रकला कि मेवाड़ का चित्रकला में क्या रोल है। हम अभी शुरुआत करिए, बहुत कुछ है चित्रकला में जानने का, और क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कहीं कहीं रटने का भी है। कलर का नाम, कलर पूछ लेते हैं, कौन सी पेंटिंग में कौन सा कलर है, कौन से में कौन से कलाकार है, कलाकारों के नाम बहुत से आते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कलाकार किस शैली से बिलोंग करता है या नहीं करता है। थोड़ा है रटने का, पर कुछ मजा भी आएगा कि हम हमारे इतिहास को जान रहे हैं कि ऐसा हुआ था हमारे यहाँ पे राजस्थान में, हमारे मानवों ने, हमारे पर पितामहों ने क्या क्या किया था। तो राजस्थानी चित्रकला की ये एक प्रारंभिक और मौलिक शैली है। प्रारंभिक मतलब शुरुआती दौर की है, पूरा मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। मौलिक शैली है, यानी ओरिजिनलिटी है अपनी खुद की इसमें। और एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है? 1260 ईस्वी का एक चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ में जो मिला है, उसका नाम है, देखो यहां भी देख लो आप, है जो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। ये भी जैन प्रभाव है इस पर भी, नाम से श्रावक नाम ही जैन धर्म में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये देख लिए। और मेवाड़ में बहुत ज्यादा मात्रा में पोथी चित्रों का चित्रण हुआ है, पोथी चित्रों का डिपिक्शन ऑफ पोथी मनुस्क्रिप्ट बहुत ज्यादा। और ये लघु चित्र होते हैं, पोथी चित्र हैं, पोथी नहीं होती, पहले किताबों को पोथी कहा करते थे। हमारे जो किताबें कॉपी होती थी उनको हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे दादा और दादी माएँ पुराने, देख लेना आप, है जो पोथी कहा करते थे। भाई कहाँ है तेरी पोथी, पोथी पन्ने लाओ तुम्हारे,
पोथी मतलब छोटे छोटे चित्र हुआ करते थे, तो बहुत ज्यादा है मेवाड़ में। एंड मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ महाराणा कुंभा जी के समय में चित्रकला का, मेवाड़ चित्रकला का, और महाराणा कुंभा के समय में हुआ। और विशेषताएं क्या थी इस समय जो चित्र हुए मेवाड़ के खुद से डेवलप हुए, स्वतंत्र शैली महाराणा कुंभा जी के समय में मेवाड़ में विकसित होती है, याद रखना। और पूरे राजस्थानी चित्रकला का गोल्डन टाइम था 17वीं सदी का उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समय। विशेषताएं गरुड़ नासिका, कि गरुड़ की सी नाक बनाई जाती थी जिस भी मनुष्य की पेंटिंग बनाई जा रही, गरुड़ की नासिका। लंबी उंगलियां बनाई जाती थी, लाल और पीले रंग हुआ करते थे, और मीनाक्षी जैसे नेत्र हुआ करते थे। मीनाक्षी, मीन जैसी अक्षी यानी मछलियों जैसी आंखें जो लंबी होती है ना, थोड़ी सी ऐसे खिंची सी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। और कदली वृक्ष, कदली वृक्ष माने केले के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। तो ये विशेषताएं रही हैं मेवाड़ चित्रकला की, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ये सब विशेषताएं हैं, ये सब अपने आप में प्रश्न हैं। यहां भी देख लो एक बार आप कैरेक्टरिस्टिक में, गरुड़ शेप्ड नोज, लॉन्ग फिंगर्स, यूज ऑफ रेड एंड येलो कलर्स, मीनाक्षी फिश, फिश लिखा हुआ है देख लो, मीनाक्षी, फिश शेप्ड आईज, कदली बनाना ट्रीज मिले हैं। फिर अब हम शुरुआत करते हैं पर्टिकुलरली। अब हमने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन कि राजस्थानी चित्रकला का एक क्रम पढ़ा है हमने, कहां से आई, कौन कौन सी विशेषता है, जन्म स्थान कहां है, मतलब जन्म स्थान, जननी कहां से हुआ है हमारा चित्रकला, ठीक है, जननी कौन है, मेवाड़ है। और हमने पुराने चित्र पर बता दिए, मैंने प्राचीनतम भी बता दिए, जैसलमेर भंडार में मिले हैं वो भी बता दिए। मेवाड़ में जो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी है चित्रित ग्रंथ है वो भी 1260 का है, वो भी हमने पढ़ लिया। और हमारे जो प्राचीनतम अवशेष हैं गुफाओं में मिले हैं, शैलाश्रय में मिले हैं, वो भी बता दिए। अब हम देखते हैं प्रॉपर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इन राजस्थान। तो 4 स्कूल हैं फेमस हमारे यहाँ, 4 प्रकार की शैलियां हैं, या ये कहें चित्रकला के 4 स्कूल पाए जाते हैं राजस्थान में, या हिंदी में कहें सिंपल लिखते हैं चित्रकला शैली। तो ये हैं 4। इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर मैं एक आज शुरू कर देंगे मेवाड़ शैली को। तो देखो 4 हैं। पहला है मेवाड़ शैली, दूसरी है मारवाड़ शैली, ठीक है, तीसरी है कौन सी, ढूंढाड़, ढूंढाड़ी या ढूंढाड़ शैली, और लास्ट में है हाड़ौती शैली। ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें मेवाड़ शैली में कौन कौन सी है भाई, ऊपर लिखा हुआ है उदयपुर है, उदयपुर, नाथ द्वारा, ये इसके उपवर्गीकरण है, उप शैलियां हैं, उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़ और चावंड, देवगढ़ एंड चौथी है चावंड, चावंड जो राजधानी बनाई थी हमारे महाराणा प्रताप साहब ने। 4 हो गई। अब मारवाड़ में कौन कौन सी आती है, जोधपुर शैली आती है, जिसको खुद को मारवाड़ शैली भी कह देते हैं, जोधपुर आ गई, किशनगढ़ आ गई, फेमस बनी ठनी वाली किशनगढ़ शैली आ गई, ठीक है। और तीसरी कौन सी है बताइए, याद करो, मैं भी आपकी तरह याद कर रहा हूं, जैसलमेर है, मनुष्य की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, जैसलमेर हो गई। और कौन सी आनी चाहिए बताओ, बीकानेर भी इसी में आएगी, बीकानेर इसी में आएगी, बिल्कुल है। और 5वीं है अजमेर कहें या नागौर, ये एक क्रम में आ जाएगी, अजमेर या नागौर। तो 5 शैली उप शैलियां हैं मारवाड़ की, और मेवाड़ की हैं 4, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। एंड ढूंढाड़, ढूंढाड़ में आती है आमेर शैली से स्टार्टिंग है, आमेर शैली, उसके बाद जयपुर, और तीसरे नंबर पे आनी चाहिए उनियारा। देखो ये क्वेश्चन भी अपने आप में क्वेश्चन है, इनके डिटेल में जाएंगे तो वो अलग है कि इस शैली के कौन से भाग हैं। मेवाड़ शैली के 4 हैं, मारवाड़ के ये 5 हैं, ढूंढाड़ के 4 हैं, आमेर, जयपुर, उनियारा और अलवर, ये ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। ये हो गए 4, तो कितने हो गए, 4 और 5 9 और 4 13, और अब कितने आने चाहिए, 3 और होने चाहिए मेरे हिसाब से,
एक तो है हाड़ौती में कोटा आएगा, कोटा, बूंदी, और वैसे तो मेन तो यही है, पर झालावाड़ का नाम भी आ जाता है कई बार। ठीक है, ये हो गए। तो देख लो एक बार, ये दृष्टि डाल लीजिए इन पे। लिखा तो मैंने ऐसा ही है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, पर कोशिश करता हूं इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाऊं। एक मिनट लेके इसको दोबारा लिख देता हूं, आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। टाइम हो गया शायद, ज़्यादा जा रहा है टाइम, जल्दी करते हैं। ठीक है, ये 4 पेंटिंग के स्कूल हैं हमारे। उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, मेवाड़ शैली है, मारवाड़ में जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर। जैसलमेर मूमल शैली वाला फेमस है, किशनगढ़ कौन सी, बनी ठनी, मोनालिसा, निहालचंद, मोरध्वज निहालचंद। ढूंढाड़ में आमेर आ गया, जयपुर आ गया, उनियारा, अलवर है, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो ये स्कूल हैं फेमस। ये भी अपने आप में प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं उदयपुर शैली के बारे में। उदयपुर शैली भी कह सकते हैं इसको, और क्या कहते हैं इसको दूसरा, उदयपुर शैली या खुद मेवाड़ शैली, एक ही बात है। उदयपुर शैली को मेवाड़ शैली कहा जा सकता है, क्योंकि मेन यहीं से शुरुआत हुई थी मेवाड़ शैली की। राइट, उदयपुर मेन क्षेत्र है। शुरू में मेवाड़ था कुंभाजी के समय में, ठीक है। बाद में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है ना, उदयपुर राजधानी बन जाती है उदय सिंह के समय में, तो उदयपुर शैली भी कहा जाता है। तो ये राजस्थान की मौलिक शैली है। गुर्जर और जैन शैली का प्रभाव मिलता है। किसका प्रभाव मिलता है, गुर्जर और जैन शैली का प्रभाव मिलता है यहां पर। और क्या है, एक अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का, वो किसने बनाया था, कमल चंद्र नाम के कलाकार ने बनाया था। मेवाड़ शैली का एक चित्रित ग्रंथ है, 1260 का है, हम सबको पता है। और राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ कौन, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी,
दिख रहा है, जैन धर्म का प्रभाव है। कमल चंद इज द वॉज द पेंटर। एंड व्हाट नेक्स्ट, आहड़ में 1260 में रावल तेज सिंह के समय का है ये। आहड़ कहां पर, उदयपुर में। आहड़ सभ्यता भी है। उदयपुर स्टाइल इंग्लिश में देख लो, ओरिजिनल स्टाइल है, इन्फ्लुएंस गुर्जरा एंड जैन स्टाइल है। फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटेड ऑन पाम लीव्स इन राजस्थान। अब एक ये चित्र देख लो उस समय का मेवाड़ शैली का, देख लो जरा, ये एक चित्र है ओरिजिनल। यहां ओरिजिनल नहीं है, यहां कॉपी है, पर रियल लिया गया है, कहीं से भी डाउनलोड किया गया, चेक कर लो आप। ठीक है, संवाद कर रहे हैं, बैठे हैं, एक प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, राजा रानी हो सकते हैं, तो देख लो। चलें आगे। अब देखिए, अब एक चित्र ये मिला था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली का। दूसरा एक चित्र मिलता है सुपाश नाहा चरितम 1422-23 का। ये पुराना है साहब, सुपान शाह चरितम, और ये है काल महाराणा मोकल जी के समय का। द सन ऑफ, कौन किसके सन थे पता है? द सन ऑफ महाराणा लाखा एंड हंसाबाई मोकल। कम चाचा और मेरा महपा पवार मिलकर हत्या कर देते, चाचा मेरा के साथ हत्या कर देता है मोकल जी की, वही मोकल हैं। हीरानंद जी द्वारा बनाया गया है ये चित्र, और राजस्थान का सेकंड द्वितीय चित्रित ग्रंथ है ये। पहला अभी बताया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, दूसरा ये है, और महाराणा मोकल जी के समय का है। सेकंड इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ राजस्थान। महाराणा अमर सिंह के समय के आते आते मेवाड़ चित्रकला पर, उदयपुर चित्रकला पर किसका प्रभाव दिखाई देने लग गया? मुगलों का। क्यों दिखाई देने लग गया? क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने तो कभी संधि की नहीं उनके साथ। 1615 में महाराणा अमर सिंह अपने पुत्र युवराज के दबाव में आकर संधि कर लेते हैं, क्योंकि सरदार और युवराज मिल के पीछे पड़ जाते हैं महाराणा साहब के, आप संधि कर लो। कब तक? लड़ते लड़ते वर्षों बीत गए, जर्जर स्थिति हो चुकी है, तो कर लेते हैं संधि। और संधि की शर्तें ये रहती हैं कि महाराणा कभी नहीं जाएंगे दरबार में मुगलों के, उनका पुत्र चला जाएगा। इस संधि, इस शर्त पे मान जाते हैं महाराणा साहब। और महाराणा अमर सिंह के समय में पहली बार संधि होती है मुगलों के साथ। मुगलों के शासक थे जहांगीर, और मुगलों का प्रभाव दिखाई देने लग जाता है चित्रों पे। इसके बाद आते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम, और इनका समय गोल्डन पीरियड था मुगल मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली का। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय में गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग इन उदयपुर और मेवाड़। और प्रमुख कलाकार, ये रटने वाले प्रश्न पर ये आते हैं, यही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो कौन कौन है। साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा और नसरुद्दीन। ठीक है, और ये प्रश्न आरएएस में भी सीधे आए हुए, चेक कर लेना 2016 में, 18 में। निम्नलिखित में से कौन सी शैली का एक चित्रकार है? दोबारा देखो नाम इनके चित्रकारों के, साहिबदीन नसरुद्दीन, उमरा कृपाराम, मनोहर। ठीक है, और कलर कौन सा मिलता है? यूज ऑफ कलर्स, कि रंगों का क्या है, रंगों का प्रयोग किस रंग का ज्यादा है, मेवाड़ या उदयपुर शैली में? तो देखो, डोमिनेंट रेड विद येलो बॉर्डर्स, की लाल रंग है परंतु हाशिए पर पीला रंग है। हम कोई, आपने कॉपी देखी होगी, उसमें एक साइड लेफ्ट में आपने देखा होगा एक हाशिया छूटा रहता है। इसी प्रकार जब चित्र बनाते हैं ना, चित्र बनाते समय मान लो ये पेज है एक, तो इसको बीचों बीच ऐसे अलग से बॉर्डर बनाए जाते हैं, तो ये जो जगह छूटी है चारों ओर, इसको हाशिया कहा जाता है। ठीक है, इस हाशिए पे येलो कलर है और मेन कलर रेड है, अन्य भी कलर है पर डोमिनेंट रेड कलर था मेवाड़ या उदयपुर शैली में। क्लियर? अब अगला देखो, पुरुष की आकृति कैसी दिखाई गई है, पुरुष को कैसा दर्शाया गया। अभी मैंने डायग्राम चित्र दिखाया था, इसीलिए दिखाया था। तो पुरुष को गठीला शरीर है, मजबूत शरीर दिखाया है, लंबी मूछें हैं, देखा था हमने, विशाल आंखें हैं, सिर पर पगड़ी और कलंगी लगी है, और कमर पे पटका लगा हुआ है। ये पुरुष का चित्रण है सभी मेवाड़ के चित्रों में मेजरली। और महिला को कैसे दिखाया गया है? छोटा कद, थोड़ी पर तिल, सीधी लंबी नाक, मासल चेहरा, भरा हुआ चेहरा, शॉर्ट स्टेचर, छोटा कद है, मोल ऑन दी चिन, स्ट्रेट लॉन्ग नोज, फुल राउंडेड फेस है, और वियरिंग घाघरा स्कर्ट एंड ओढ़नी, और लूज फ्लोइंग एयर, खुले हुए बाल हैं साहब, घाघरा ओढ़नी पहने हुए खुले हुए बालों में दिखाया गया है। यह महिला का चित्रण किया गया है। कौन सी शैली में? मेवाड़ या उदयपुर शैली में। ये थोड़ा है रटने का, पर
व्हाट कैन वी डू, नो अदर ऑप्शन वी हैव। ठीक है, उसके बाद और विशेषताएं देख लो। किसकी विशेषताएं, मेवाड़ या उदयपुर शैली की। महिलाओं का देख लिया कैसे दिखाया गया है, पुरुषों का देख लिया, कलंगी लगी है, पगड़ी पहने हुए हैं, लंबी मूछें हैं, भारी चेहरा है, सुडौल शरीर है, महिलाओं का बता ही दिया। ठीक है, खुले केश हैं, घाघरा ओढ़नी पहनी हुई है। अब देखो, पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण है, इलस्ट्रेशन ऑफ पोथी मैन्युस्क्रिप्ट्स। बादलों से युक्त नीला आकाश दिखाया है, कदम्ब के वृक्ष दिखाए हैं और हाथी और पक्षियों को दिखाया गया। कदम्ब का पेड़ बहुत फेमस है, कदम कहते हैं हमारे ब्रज क्षेत्र में इसको, कदम का पेड़। यमुना किनारे बहुत ही कदम के पेड़ मिलते हैं, जिन पे कृष्ण भगवान कहते हैं अटकेलियां किया करते थे, विचरण किया करते थे कदम के पेड़ों पे। कदम्ब के वृक्ष हैं। ब्लू स्काई फिल्ड विद क्लाउड्स, कदम्बा ट्रीज, एलिफेंट्स एंड बर्ड्स। चकोर बर्ड का डिपिक्शन मिलता है, चकोर पक्षी को दर्शाया गया है। और यहां पर महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल गोल्डन टाइम माना जाता है मेवाड़ या उदयपुर शैली का। तो इन्होंने एक कला स्कूल खुलवाया था, आर्ट स्कूल, क्राफ्ट के लिए एक स्कूल खुलवाया, पर्टिकुलरली भाई आर्टो के, ये पर्टिकुलर आर्ट को डिवोट है। और स्कूल का नाम था चितेरों की ओवरी। क्या नाम था, चितेरों की ओवरी कला विद्यालय, आर्ट स्कूल था। और पीरियड महाराणा जगत सिंह जी का। और यहां पे वर्कशॉप होती थी पेंटिंग्स के लिए, वर्कशॉप्स फॉर पेंटिंग, यानी इसको कहा गया वर्कशॉप और फॉर पेंटिंग। और राजस्थानी में बात करें तो इसका दूसरा नाम था तस्वीरों रो कारखानों। चितेरों की ओवरी कला विद्यालय था, महल में था। ठीक है, उदयपुर के महल में था ये भी याद रखना है, खुद ने बनवाया था महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। और इसका दूसरा नाम है तस्वीरों रो कारखानों, यानी तस्वीर ही तस्वीर बनती है, यहाँ पे वर्कशॉप है बहुत बड़ी पेंटिंग्स की। और इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे तस्वीरों रो कारखाने के, निसार दीन। जैसे आपने साहिबदीन पढ़ा, मनोहर पढ़ा, उमरा पढ़ा, नसरुद्दीन पढ़ा पिछली स्लाइड में, उनमें एक नाम और जोड़ लो, कौन, निसार दीन, वेरी इंपॉर्टेंट। चितेरों की ओवरी में बहुत सारे चित्र हैं इनके, निसार दीन के। और एक इंपॉर्टेंट बात कि एक हमारी फेमस किताब है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी ने लिखी है पंचतंत्र, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षियों की कथाएं हैं। और शायद ऐसी वर्ल्ड की एक ऐसी किताब है जिसका सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही नैतिक शिक्षाएं देती हैं वो कहानी। पशु पक्षियों के माध्यम से विष्णु शर्मा जी ने नैतिक उपदेश दिए हैं उन्होंने, कि कहानियों से समझाएं बजाय ज्ञान देने के। टाइम जा रहा है, जल्दी से करते हैं। तो पंचतंत्र का अरबी का अनुवाद है, कहीं कहीं फारसी भी लिखा मिलता है, पर मैंने दोबारा इसको पढ़ा, पहले मुझे भी पता चला कि ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है कलीला दमना, पर मैंने दोबारा पढ़ा तो अरबी का अनुवाद है ये। और ये प्रश्न आया हुआ है कि पंचतंत्र का अरबी अनुवाद को क्या कहते हैं, कलीला दमना, याद रखना है। तो उसका भी चित्रांकन हो रखा है यहां पर हमारे चितेरों की ओवरी में, मेवाड़ में है ये बाकायदा। कलीला दमना के पात्रों को बनाकर उन पे चित्र बनाए हुए हैं पात्रों के ऊपर, याद रखेंगे ये बात। पंडित विष्णु शर्मा जी की किताब है पंचतंत्र, उसका अरबी अनुवाद कलीला दमना, और कहीं कहीं इसको फारसी अनुवाद भी कहा है, चेक कर लेना आप, है जो है ना, मैंने क्वेश्चन देखा है कहीं पे तो मैंने ये अरबी अनुवाद बताया यहां पर। तो यहां लिखा हुआ है नोटेबल प्रिंटर है निसारुद्दीन, नासिरुद्दीन निसारुद्दीन। ठीक है, अब आती है नाथ द्वारा उपशैली। तो हमने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में पहली शैली हमने कौन सी पढ़ी है, मेवाड़ या उदयपुर शैली। अब दूसरी शैली है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा यानी नाथ द्वारा शैली का प्रादुर्भाव ही राज सिंह जी के समय में हुआ, ये मान लो, क्योंकि जब राज सिंह जी मूर्तियां लगवाते हैं, जब गोसाई दाऊद जी महाराज लेके आते हैं वृंदावन से मूर्तियां, नाथद्वारा में लगती है, एक द्वारकाधीश कांकरोली में लगती है। तब यहां पर जो पीछे जो चित्र बने होते हैं श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे बड़े बड़े पर्दों पर बहुत ही सुंदर चित्रण, भित्ति चित्रण है, पिछवाइयों पे बना हुआ है, उनको पिछवाइयां कहते हैं, जो पर्दों पे चित्रकला है, वो पर्टिकुलरली एक मौलिक शैली है खुद की नाथ द्वारा। और ब्रज क्षेत्र का प्रभाव है इस शैली पर, ब्रज शैली का प्रभाव है, मेवाड़ शैली प्लस ब्रज शैली इक्वल टू नाथ द्वारा शैली। ये डायग्राम देख लो, ये चित्र देख लो, आप समझ में आ जाएगा कि भगवान जी हैं नाथ, श्रीनाथ जी यानी कृष्ण भगवान है, उनके पीछे बहुत सुंदर चित्रण हो रखा है, देख लो आप। ये केले के वृक्ष हैं, देख लो आप, है जो यहाँ मोर हैं, इधर चेक कर लो, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे चित्र हैं, एक डाल दिया मैंने यहाँ पे, याद रहेगा।
उदयपुर एवं ब्रज शैली का प्रभाव है और महाराणा राज सिंह जी के समय में श्रीनाथ जी का चित्रण हुआ है, या ये कहें वल्लभ संप्रदाय के चित्र बने हैं। वल्लभ पुष्टि मार्गीय जो संप्रदाय है, पता है ना आपको, पुष्टि मार्गी कहते हैं इसको, वल्लभ संप्रदाय को, तो उनका चित्रण हुआ है। और विषय क्या है भाई, कौन से हो सकते हैं? कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं, माता यशोदा के साथ, गोपी गोपिकाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ, गोवर्धन गिरिराज जी पर्वत के साथ, बहुत सारे हैं। ठीक है, याद रखना है। इंग्लिश में देखो, इन्फ्लुएंस्ड बाय उदयपुर एंड ब्रज स्टाइल्स, डिपिक्शन ऑफ श्रीनाथ जी ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराणा राज सिंह। सब्जेक्ट क्या है? इलस्ट्रेशन ऑफ माता यशोदा, नंद, ग्वाल बाल एंड गोपीज एसोसिएटेड विद द वल्लभ संप्रदाय। देख लो भाई, पिछवाइयां पर्दों को कहते हैं, पर्दों पे जो पेंटिंग हो रखी है, श्रीनाथ जी के पीछे पर्दे लगे रहते हैं, बदले जाते हैं वो पर्दे, नए नए लगाए जाते हैं समय के अनुकूल। अभी कौन सा त्योहार है या कोई विशेष तिथि है तब बदले जाते हैं वो पर्दे। ठीक है, पिछवाइयां कहते हैं उन्हें। तो नाथ द्वारा की फेमस हैं पिछवाइयां, और नाथ द्वारा की महिला कलाकार भी फेमस है। क्वेश्चन आया हुआ है, रिसेंट पेपर में आया है, कमला और इलायची। शायद ही बहुत कम चित्रकला के स्कूल हैं राजस्थान में जिनमें महिला चित्रकारों का नाम आता है, वो उनमें से एक नाथ द्वारा शैली फेमस है, जिसमें 2 महिला कलाकार हैं चित्रकार, कमला और इलायची। याद रखना है, कमला इलायची, कैसे भी याद रख लेना। ठीक है, चित्रकार देख लो जल्दी से, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम, रामलिंग, देवकृष्ण, चंपालाल, हीरालाल, रामचंद्र बाबा, बिठोल और तुलसीराम, बहुत सारे। इनमें से कुछ नामों को देखोगे ना तो वो नाम देखो धार्मिक से नाम है, देखना आप गौर से, धार्मिक से नाम ज्यादा हैं। और ये नाथ द्वारा शैली भी धार्मिक ही एक प्रकार से, कृष्ण भगवान को डिवोट है नाथ जी को, श्रीनाथ जी को। नारायण भगवान का नाम है, चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में नारायण चतुर्भुज। और देखो रामचंद्र भगवान का नाम है, तुलसीराम रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो कई नाम तो ऐसे हैं जो सीधे भगवान से जुड़े हुए, धार्मिक नेम है। और देख लो रामलिंग देख लो आप, देवकृष्ण देख लो आप, हरदेव देख लो। ठीक है, ज्यादातर, और कुछ अलग हैं वो घासीराम, उदयराम, देखो उदय में भी राम आ रहा है, राम राम बहुत सारे आ रहे हैं, तो याद कर लेना, कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ऐसे ही जनरली अभी ध्यान गया तो देख लिया। और महिला चित्रकार केवल 2 हैं भाई, इनको तो जरूर ही याद कर लेना, चाहे घासीराम जी और उदयराम और हरदेव भूल जाना, पर ये 2 नाम अवश्य याद कर लेना, कमला इलायची। ठीक है, अब इनमें रंग कौन सा यूज हुआ है? पीला और हरा। हरा इसलिए हुआ है, प्रकृति का चित्रण है बहुत प्यारा, यमुना नदी का किनारा है, कदम्ब के वृक्ष हैं, केले के वृक्ष हैं, हरियाली है, भगवान है, हरियाली रहेगी, ऐसे करके मान लो तो हरा हरा होगा, हरा रंग होना ही होना है। और दूसरा पीला रंग क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण या विष्णु के संबंध में पीतांबर का नाम आता, पीतांबर पहनते हैं भगवान, पीला वस्त्र पहनते हैं भगवान कृष्ण और विष्णु, इसलिए पीला रंग होना ही होना है भगवान कृष्ण के साथ या विष्णु जी के साथ। तो याद कर लीजिए, पीला और हरा रंग का ज्यादा प्रयोग है। और जो पृष्ठभूमि है यानी बैकग्राउंड में है वो नींबुआ रंग है। कैसा? नींबुआ पीला रंग, एग्जैक्ट पीला नहीं, फेडेड पीला है, नींबू जैसा कलर है थोड़ा बैकग्राउंड में। येलो एंड ग्रीन, लेमन येलो बैकग्राउंड है, राइट। और मेल फिगर यानी पुरुषों की आकृति कैसी दिखाई गई है नाथ द्वारा शैली में, देखिए आप, प्रौढ़ पुरुष दिखाए हैं तिलक लगाए हुए, प्रौढ़ तिलक लगा मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि भगवान श्री नाथ जी के वहां पे दरबार में है तो तिलक लगाना ही, भाई भगवान जो धार्मिक है वो लगाते हैं तिलक। तो मैच्योर मैन विदा तिलक की प्रौढ़ अवस्था में दिखाया। थोड़ा आप खुद भी थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर भक्ति, अपवाद नहीं कह सकता हूं, अपवाद तो कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर जो वयस्क और मैच्योर लोग होते हैं जिनकी अवस्था बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है, वही धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जो शुरू में नहीं भी रहते वो भी हो जाते हैं, क्योंकि समय के साथ मैच्योरिटी आती है, पता लगता है जीवन की क्या कहेंगे, क्षणभंगुरता का, जीवन की अल्पता का, सब पता लगता है कि भैया वी आर गोइंग टू एजेड, होते जा रहे हैं, तो उनको मैच्योरिटी आती है। तो शायद किसी का अपना तरीका है वैराग्य लेने का, कोई पूजा करता है, कोई योग करता है, या कोई अन्य तरीके से व्यवहार करता है। तो प्रौढ़ दिखाया हुआ है, तो धार्मिक प्रवृत्ति है, तो याद रखना है कि मैच्योर मैन विदा तिलक। और महिलाएं कैसी दिखाई हैं? शॉर्ट स्टेचर है यानी छोटा कद है, फिजिकली प्लम्प हैं थोड़ी, प्लम्प का मतलब होता है स्थूल हैं, भारी हैं थोड़ी। आइज एक्सप्रेसिंग मैटरनल अफेक्शन, कि महिलाओं की जो आंखें हैं उनमें वात्सल्यता दिखाई है। वात्सल्यता मां की आंखों में दिखाई देती है, प्रेम, मां वाला प्रेम वात्सल्य भाव से होता है, क्योंकि भगवान यशोदा मां का जिक्र आएगा जब भगवान की लीलाएं होंगी,
तो वात्सल्य रूप आएगा ही आएगा, जोड़ सकते हैं यहाँ पे जो। एंड वियरिंग आ मंगलसूत्र, महिलाओं को मंगलसूत्र पहने दिखाया गया। ठीक है, याद रखेंगे जितना याद रह पाएगा, बाकी का रटने पे ज्यादा जोर नहीं देना है, बार बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएंगी चीजें, और ऑप्शन से तो 100% टिक हो जाएंगी। और लास्ट में विशेषताएं देख के खत्म करते हैं आज की क्लास। डिपिक्शन ऑफ काउज, यानी गायों को दिखाया बहुत ज्यादा। डेटीज इन द स्काई, डेटी किसे कहते हैं बताओ? देवताओं को कहते हैं डेटी। उनका बहुत ज्यादा अंकन है, देवता दिखाएं आकाश में, क्योंकि भगवान से रिलेटेड है। ईश्वर, आपने कई जगह धार्मिक एपिसोड देखे होंगे, कृष्ण लीला, रामलीला आदि, उनमें सब में देखा होगा जब भगवान कोई लीला करते हैं तो ऊपर से देवता पुष्प वर्षा करते हैं। तो नाथद्वारा शैली पूरी धार्मिक शैली है, तो देवताएं होंगे, गायें होनी है, कृष्ण भगवान है तो डेंस वेजिटेशन है, प्रकृति दिखाई है, सघन वनस्पति है। प्रोमिनेंस ऑफ बनाना ट्री, केलों के वृक्षों की अधिकता है, क्योंकि केले के वृक्ष की पूजा होती है विष्णु भगवान में, पता है, बृहस्पतिवार के दिन। तो ऐसे मान लीजिए पिछवाई एंड वॉल पेंटिंग है, पिछवाई है इलस्ट्रेशन ऑफ कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान की लीलाओं का चित्रांकन हो रखा है। काफी लंबी या जल्दी गति में खींचा, शुरू में हमने थोड़ी भूमिका बनाई, कैसे कैसे हमारे यहाँ प्रादुर्भाव हुआ, कैसे हमारे यहाँ पे अपभ्रंश शैली आई राजस्थान में चित्रकला की। उसके बाद हमारे यहाँ स्वतंत्र विकास कब हुआ चित्रकला का? कुंभाजी के समय में हुआ। उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, अजंता से गुजरात आए, जैन धर्म का प्रभाव आया, उसके बाद गुजरात से मेवाड़ में आए, कुछ कलाकार वागड़ में बसे तो उनको सोमपुरा के कलाकार कह दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे कुंभाजी के समय में स्वतंत्र मेवाड़ शैली का जन्म होता है 15वीं शताब्दी, 17वीं 18वीं शताब्दी गोल्डन टाइम है पूरी राजस्थान शैली का। तस्वीर और कारखाना भूलना नहीं है, चितेरोरी ओवरी, निसार दीन, कमला इलायची, नाथद्वार में। ठीक है, पढ़ लेना बाकी का, बहुत सरल है, थोड़ा इंटरेस्ट जगाना, रटना भी तो होगा, 100% होगा रटना, देयर इज नो अदर ऑप्शन वी हैव लेफ्ट। ठीक है, और कोई बात हो आप कमेंट कर दीजिएगा, और जिस दिन मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा, समय का अभाव होता है और भी जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, ऑफिशियल काम भी होते हैं, ऑफिस के काम पे नो पढ़ाई, ऑफिस के बाद एकदम फ्री हैं तो टाइम निकाल सकते हैं, देन नो प्रॉब्लम। कमेंट कहीं भी कुछ लगे कैसा भी कि सर ये ठीक नहीं पढ़ा रहे, ये गलत फैक्ट हो सकता है, तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक, आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन, मैं भी सीखता हूं, पढ़ता हूं, तब पढ़ा पाता हूं। जिस दिन ये प्रक्रिया बंद कर दूंगा शायद ही पढ़ा पाऊंगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और वो दिखता है पढ़ाते समय, यदि मैंने पढ़ा हुआ है तो दिखेगा वो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई विद्वान नहीं, अभ्यास सबसे बड़ा हथियार है यदि सफल होना है तो, सतत लगे रहना है, कंटिन्यू। ठीक है, और क्या बता रहा था मैं, कुछ भूल गया। ठीक है, आप कमेंट कर देना, कोई बात हो तो, पढ़ते रहना है, लगातार अभ्यास करना निरंतर। देखो मैं भी समय निकाल रहा हूं तो आप भी अपने लिए निकालिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल।